हेलो गाइस, वेलकम बैक। आइए अपने सीरीज को फिर से आगे बढ़ाते हैं जिसका नाम है फंडामेंटल राइट्स। ये हमारा फंडामेंटल राइट्स का सबसे लास्ट सेशन है। इसके बाद हमारा मौलिक अधिकार पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम शुरू करेंगे डीपीएसपी मतलब राज्य के नीति निर्देशक तत्व। जिसको नहीं पता इससे पहले का सेशन, आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। ठीक है, या फिर उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। चलिए हम शुरू करते हैं पहले आर्टिकल 33 से। मैंने आर्टिकल 12 से लेकर 32 मतलब 32 तक बिल्कुल डिटेल से मैंने कवर करवा दिया। ठीक है, आप उसको पिछले सेशन में कवर भी कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं आर्टिकल 33 है क्या। इससे पहले हमारा आर्टिकल 32 ये बोलता था कि ठीक है, अगर आपका मौलिक अधिकार कोई छीनता है तो आप सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत और आप हाई कोर्ट 226 मतलब 226 के तहत आप वहाँ पे जाके अपील कर सकते हैं, आपको आपका मौलिक अधिकार मिल जाएगा। लेकिन आपका आर्टिकल 33 ये बोलता है कि देखिए ठीक है, आपको मौलिक अधिकार मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन किसी किसी केस में आपका मौलिक अधिकार कुछ हद तक हम छीन भी सकते हैं। ठीक है, तो ही आपका पहला शुरू होता है आर्टिकल 33 से। हम इसको बोलते हैं रेस्ट्रिक्शन ऑन फंडामेंटल राइट्स, मतलब मौलिक अधिकार को हम कुछ हद तक सीमित भी कर देंगे, मतलब कुछ हद तक कम कर देंगे। आप समझिए, जो भी इंडिया के सिटीजन हैं, ऑब्वियस सी बात है सबको मिला फंडामेंटल राइट्स, लेकिन जो हमारे देश के मिलिट्री वाले हैं उनका कुछ हद तक हम कभी कभी मौलिक अधिकार कम कर देते हैं, भले वो हमारे देश के नागरिक क्यों ना हो। बात सिंपल सी ये है कि जब देश की बात आती है, जब हमारी कंट्री की सिक्योरिटी की बात आती है, तो हम कभी कभी अपने फंडामेंटल राइट्स को भी उसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो वही इसमें लिखा गया कि पहली बात कि आर्टिकल 33 आपका ये बोलता है कि हम आपके मौलिक अधिकार को कुछ हद तक कम कर सकते हैं। तो पहला आपका आता है मिलिट्री पर्सनल्स के लिए, मतलब जो आपका सेना का मूल अधिकार है हम उसको भी कम करते हैं। अब किस सेंस में आप खुद सोचिए, जो हमारा आर्टिकल आपका हो गया 19, आपका आर्टिकल 19 ये बोलता है कि ठीक है आपके पास आज़ादी है बोलने की, लेकिन मुझे एक चीज़ बताइए, जो आपके मिलिट्री वाले पर्सनल्स हो गए, मतलब जो आपके पर्सन है जो मिलिट्री में काम करते हैं, जो आर्मी में काम करते हैं, वो बोलेंगे ठीक है मुझे भी बोलने की आज़ादी है, इसका मतलब जो उनको सिखाया गया उनके एकेडमी में वो सारी बात सबको बता देंगे? ऐसा तो नहीं कर सकते हैं ना। तो सिंपल सी बात है, हमारे देश के हित में कुछ कुछ ऐसे काम होते हैं जो हम सबको नहीं बता सकते हैं, इसलिए बोलता है कि ठीक है जो आपके मिलिट्री वाले पर्सन हैं हम उनका आर्टिकल 19 भी कुछ हद तक कम कर सकते हैं, मतलब उनके पास ये अभिव्यक्ति की आज़ादी है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप थोड़ा सा लिमिट में रहिएगा। आप वो सारी बातें एक्सपोज नहीं कर सकते हैं जो हमारे कंट्री के लिए एक ट्रेनिंग में दिया जाता है। ठीक है, तो उसके बाद जो आपका सेना की जब बात करते हैं तो ऐसा नहीं होता कि सेना में सिर्फ वही पर्सन सिर्फ सेना वाले होते हैं, उसमें बहुत सारे दर्जे भी तो होते हैं। आप मुझे खुद सोचिए, जैसे बीएसएफ के लोग हैं तो ऑब्वियस सी बात है वो बॉर्डर पर रहेंगे, लेकिन उनको भी तो दाढ़ी कटवाना होगा ना, उनको भी बाल कटवाना है, उनको भी कपड़े की जरूरत पड़ती है। तो क्या वो हर काम के लिए वो बॉर्डर छोड़ के बाहर आएंगे? ऐसा तो नहीं हो सकता है ना। इसलिए सरकार क्या करती है कि उनके लिए अलग से दर्जे, उनके लिए अलग से मतलब मोची वगैरह, नाई वगैरह, जो भी पर्सन है मैकेनिक गाड़ी ठीक करने वाला, वो सब पर्सन को वहाँ पे भेज दिया जाता है कि ठीक है जब भी गाड़ी ख़राब होगी तुम वहाँ पे जाके ठीक कर दोगे। खाना बनाना है ये बावर्ची को भेज देंगे, कपड़ा सीना है दर्जी को भेज दिए। मतलब जो भी पर्सन आर्मी के अलावा जो वहाँ पे काम करते हैं वो सब लोग को भी हम इसी में काउंट करते हैं, तो उनका भी मौलिक अधिकार कुछ हद तक कम कर सकते हैं, क्योंकि ये लोग भी तो बाहर आके कुछ अपनी बात बता सकते हैं ना, जो वहाँ पे सीख का है। तो वो सारी बात जो सीक्रेट होती है हमारी कंट्री के लिए, वो सारी बात किसी मतलब बाहर में जो लोग हैं उनको नहीं बता सकते। मतलब ये सब लोगों का कुछ हद तक अधिकार कम कर सकते हैं आर्टिकल 33 के तहत। दूसरी बात एस्पाई का मतलब होता है गुप्तचर। देखिए हर एक कंट्री का कुछ एक एजेंट होता है जो चुपचाप काम करता है किसी दूसरे कंट्री में जाके। जैसे मान लेते हैं हमें मतलब किसी कंट्री के बारे में जानकारी लेना है कि वहाँ पे क्या चल रहा है, तो ऑब्वियस सी बात हम क्या करेंगे, एक ऐसे पर्सन को यहाँ पे जो पढ़ा लिखा हो उसको बिल्कुल अच्छे तरीके से ट्रेन करेंगे और उसको वहाँ पे जाके भेज देंगे, और वो बिल्कुल छुप के रहेगा, उसको पता भी नहीं चलना चाहिए उस कंट्री के लोगों को कि ये किसी और कंट्री से आया है। तो उस पर्सन को क्या बोलेंगे? एस्पाई। मतलब जिस पर्सन को भेजेंगे जासूसी करने के लिए हम उसको बोलते हैं एस्पाई। अब वो बोले ठीक है मेरे पास भी राइट है बोलने का, तो भाई साहब तुम्हारा काम ही है कि तुम किसी बात को छुप के सुनना या फिर पता लगाना, और जब तुम वो बात सब कुछ बोल ही दोगे तो फिर तुम्हारा काम क्या रह जाएगा? तो वो भी सब अपनी बातें नहीं बता सकता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं कि ठीक है तुम्हारा भी फंडामेंटल राइट्स कुछ हद तक हम कम कर सकते हैं। दूसरी बात करते हैं एम्बेसडर, एक बात करते हैं हाई कमीशन। एम्बेसडर का हिंदी होता है राजदूत और आपका हाई कमीशन उसका हिंदी होता है उच्चायुक्त। दोनों में थोड़ा सा फ़र्क है, बेसिकली कुछ फ़र्क है नहीं, सिर्फ नाम में फ़र्क होता है। आप सिंपल समझिए, बेसिकली होता क्या है, जैसे मान लेते एक कंट्री इंडिया है, एक कंट्री रसिया है,
तो ऑब्वियस सी बात है इंडिया भी चाहेगी कि ठीक है हम रसिया के साथ अच्छा सा कोऑपरेट करके रहे, एक फ्रेंडली कंट्री बना के रहे। तो हमारा इंडिया के साथ मतलब रसिया के साथ एक प्रॉपर तरीके से कम्युनिकेशन बनाने के लिए हम क्या करते हैं, एक आदमी को हम रसिया भेजते हैं, रसिया क्या करता है अपना एक आदमी इंडिया भेजता है। हम जाके कहाँ बैठाएंगे, मॉस्को में, वो बैठाएगा दिल्ली में आके। और वही लोग क्या करेंगे, हमको जब भी रूस को कुछ बोलना होगा तो जो आदमी उसका यहाँ पाया हम उसको जाके बोलेंगे, वो अपना उसको बोल देगा। रसिया हमको कुछ बोलने वाला होगा तो हमारे जो पर्सन गए हैं रसिया में वो उसको बोल देंगे। मतलब सिंपल सा हो गया कि दो कंट्री के बीच एक फ्रेंडली रिलेशन बनाने के लिए या फिर कम्युनिकेशन करने के लिए सिंपल सी बात है हम कैसे बात कर सकते हैं, उसके लिए एक एक आदमी हम अपने देश में भेजते हैं। मतलब हम अपने देश से दूसरे देश में भेजते हैं और जो दूसरा देश का पर्सन है वो हमारे देश में आता है। तो कभी कभी बोलते हैं कि ठीक है हम अपना एम्बेसडर भेज रहे हैं, और कभी कभी होता है हम हाई कमीशन भेज रहे हैं। अब देखिए ये डिपेंड करता है कि कौन कंट्री भेज रहा है। जैसे बात करते हैं इंडिया एक वक्त ब्रिटेन का गुलाम था, तो जो कंट्री ब्रिटेन का एक वक्त गुलाम था वो कंट्री बोलेगा हम हाई कमीशन भेज रहे हैं। लेकिन जो कंट्री कभी ब्रिटेन का गुलाम ही नहीं रहा वो बोलेगा हम एम्बेसडर भेज रहे हैं। अब सिंपल समझिए, इंडिया तो ऑब्वियस सी बात है था ब्रिटेन का एक बार स्लेव, मतलब स्लेव नहीं बोल सकते ना, एक कॉलोनी था। अगर इंडिया ब्रिटेन का गुलाम था तो हम बोल सकते हैं कि हम अपना हाई कमीशन कहाँ भेज रहे हैं, रसिया भेज रहे हैं। अब पाकिस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तान भी एक वक्त गुलाम था, मतलब ऑब्वियस सी बात है वो इंडिया का ही पार्ट था। तो पाकिस्तान भी क्या बोलेगा, हम अपना हाई कमीशन भेज रहे हैं। लेकिन रसिया कभी भी ब्रिटेन का गुलाम था ही नहीं, तो रसिया बोलेगा हम अपना एम्बेसडर आपके यहाँ भेज रहे हैं। दोनों का काम सेम ही है, सिर्फ फ़र्क क्या है, अगर वो एम्बेसडर या फिर कोई पर्सन अगर किसी मतलब उस कंट्री से जाता है जो कभी न कभी गुलाम रहा ब्रिटेन का, तो वो कहलाएगा हाई कमीशन। अगर वो किसी मतलब ब्रिटेन का गुलाम नहीं रहा तो वो कहलाएगा एम्बेसडर। तो रसिया अपना एम्बेसडर भेजता है और हम भेजते हैं अपना हाई कमीशन भेजते हैं। तो ये दोनों पर्सन मतलब राजदूत और उच्चायुक्त, इनके पास भी कुछ हद तक मौलिक अधिकार कम रहता है, क्योंकि ये भी कुछ हद तक सीक्रेट बातें चलती है कंट्री के बीच में कि देखिए हम लोग अपने अपने बीच कुछ कॉपरेशन रखते हैं, कुछ बातें लेके हम लोग को सीक्रेट बातें रखनी पड़ती हैं, तो वो बात आप एक्सपोज नहीं कर सकते। तो इनके पास भी कुछ हद तक फंडामेंटल राइट्स कम होता है। चौथी बात करते हैं मीडिया। आपको पता है जो आपका आर्टिकल 19 है वहाँ पे भी आपकी बात की गई, ठीक है, अभिव्यक्ति की आज़ादी उसी में दिया गया था, ठीक है, मीडिया का राइट है आपको। लेकिन मीडिया का रेस्ट्रिक्शन आपको यहाँ पे भी लिखा मिल जाएगा, जिसको बोलते हैं प्रेस का अधिकार। आप वीडियो रिकॉर्डिंग ठीक है कीजिए जहाँ आपको इच्छा है कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लेते हैं मीडिया वाला ये बोले कि मुझे जाना कहाँ पे, इंडियन मिलिट्री एकेडमी में जाना है, मुझे वहाँ पे जाकर मुझे रिकॉर्ड करनी है कि आप लोग कैसे सिखाते हैं, हमको जाना बॉर्डर पे जाके देखना है कि ठीक आप लोग कैसे काम करते हैं, तो वो सब सेंसिटिव इशू का आप रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते, तो उस पर उसको रेस्ट्रिक्शन मिलता है। आप हर एक चीज़ का फोटो नहीं खींच सकते ना, आप जाइएगा ठीक है मिलिट्री बेस पे जाके उसका फ़ोटो खींचिएगा कि कौन सा हमारा फाइटर जेट कहाँ पे है, कौन सा फाइटर जेट वहाँ पे है, तो वो सब का फ़ोटो और ना ही वीडियो रिकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। ये मीडिया पे पाबंदी लगा हुआ आर्टिकल 33 के तहत। मेरी बात समझ गए। अब बात करते हैं, अच्छा एक बात आप और जान लीजिएगा, जो आपका मिलिट्री हो गया, मिलिट्री जो अगर मान लेते इस पर्सन मतलब मिलिट्री वाले जो भी पर्सन है, अगर उनके सामने कोई भी समस्या होती तो सीधे सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते ना, उनके लिए एक अलग से कोर्ट बना होता है जो मिलिट्री वाले ही देखते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए आर्टिकल 34, हम इसको बोलते हैं मार्शल लॉ। मान लेते हैं इंडिया का कोई भी ऐसा रीजन है जहाँ पे दंगा फसाद होने की समस्या है, मान लेते हैं कहीं पे झगड़ा होने वाला है, तो आपको पता है कि पुलिस सब कुछ नहीं संभाल सकते ना, जितना ट्रेनिंग एक मिलिट्री वाले को मिलता है उतना ट्रेनिंग एक पुलिस वाले को नहीं मिलता ना। पुलिस वाले तो कभी कभी ये तक भूल जाते हैं कि बंदूक चलाना कैसे है, उनको मतलब कभी मौका ही नहीं मिलता है। अब मिलिट्री वाले तो ऐसे भी कभी कभी फायर करते रहते हैं। तो जिस जगह पे अगर मान लेते कोई काफ़ी समस्या है या फिर अशांति है, मतलब शांति नहीं है और वहाँ पे दंगा होने वाला है, तो उस केस में सरकार क्या करती, वहाँ पे मिलिट्री को भेज देती कि तुम जाओ उस पूरे गांव को संभालना। तो जहाँ पे मिलिट्री पहुँच गए हम उसको बोलते हैं कि वहाँ पे कौन सा नियम लग गया, मार्शल लॉ, मतलब उसको बोलते हैं सैन्य कानून। जैसे वहाँ पे मिलिट्री मतलब आ गई, वहाँ पे जैसे वहाँ पे सेना पहुँच गई तो वहाँ के जितने भी लोग हैं उनका फंडामेंटल राइट्स कुछ हद तक कम किया जा सकता उस केस में भी, ठीक है। तब आप वहाँ पे नहीं बोल सकते कि मेरा मौलिक अधिकार छीना जा रहा है। आपकी सिचुएशन में या आपके एरिया में काम ही ऐसा होने वाला था, इसलिए वहाँ पे आर्मी भेजना पड़ा, तो आप वहाँ पे आपका मौलिक अधिकार कुछ हद तक कम कर सकते हैं। ये बेसिकली किया जाता है युद्ध को रोकने के लिए, अशांति हो तो, या फिर दंगा को रोकने के लिए ऐसा किया जाता है, ठीक है। मतलब वहाँ पे भी जो पर्सन है कुछ अपने मन से कुछ भी नहीं बोल सकते, स्ट्राइक नहीं कर सकते ना उस केस में, ठीक है। उसके बाद देखिएगा जहाँ पे आर्मी के लोग ज़्यादा रहते हैं ना, हम उसको कंटोनमेंट जोन बोलते हैं, ठीक है। कंटोनमेंट जोन मैंने यहाँ पे लिखा है, उसको बोलते हैं कंटोनमेंट जोन। जिस एरिया में आर्मी के लोग ज़्यादा होते हैं उसको बोलते हैं कंटोनमेंट जोन है। दूसरी बात, इसी कंटोन का एक आपका बनता है छोटा सा वर्ड जिसको बोलते हैं कैंट।
जैसे आप पढ़े होंगे आगरा कैंट, जैसे पढ़े होंगे भटिंडा कैंट। भटिंडा कैंट बेसिकली पंजाब में आपको मिल जाएगा। आगरा कैंट मतलब ये सब वो एरिया है जहाँ पे आर्मी के लोग ढेर सारा वहाँ पे रहते हैं, उसी को बोलते हैं कैंट बेसिकली बोलते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे भी जो भी लोग रहते हैं ना उसके आसपास के एरिया में उनके पास कुछ हद तक मौलिक अधिकार कम रहता है, वो सारी बातें नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। अब आर्टिकल 33 और आर्टिकल 34 के बाद बात करते हैं 35 सिंपल यही बोलता है कि ठीक है आपको मिल गया फंडामेंटल राइट्स। कल को हो सकता है आपको कोई चीज़ चेंज करना हो, आपको कुछ बढ़ाना भी हो, अगर आप फंडामेंटल राइट्स में कुछ बदलाव ला रहे हैं या फिर उसमें कुछ बातें जोड़ रहे हैं तो उसके लिए कानून सिर्फ सांसद बनाएगी, इसके अलावा विधानमंडल कभी नहीं बना सकते। अब सिंपल समझिए, पूरे देश के लिए कानून कौन बनाएगा? दिल्ली में बैठ के, जिसको बोलते हैं बीजेपी की सरकार है वो बनाती है दिल्ली में, हम जिसको सांसद बोलते हैं। उसके बाद हर एक स्टेट अपना अपना कानून बनाती है, वो बनाती है विधानमंडल से, जो बेसिकली उसके कैपिटल में होता है, ठीक है। तो उसमें सिर्फ दिल्ली से हमेशा रूल बनेगा फंडामेंटल राइट्स के लिए। लेकिन इसी का ध्यान रखा जाएगा कहीं ऐसा ना हो कि फंडामेंटल राइट्स बनाने के चक्कर में उसका जो मौलिक अधिकार है, जो बेसिक एक स्ट्रक्चर होता है, लोगों का लाइफ कुछ हद तक डिफिकल्ट ना हो जाए इसकी वजह से, ठीक है। तो आपको इसी का ध्यान रखना पड़ेगा। हाँ, आपको बनाना है प्रभावी, मतलब जो आपका मौलिक अधिकार अभी है आप उसी को ठोस बना दीजिए ताकि लोगों को सुरक्षित महसूस हो, ठीक। तो उसके लिए आप बना सकते हैं। ऐसा आपका एग्जांपल मिल गया। देखिए, जो आपका सूचना का अधिकार है वो भी हमारे मौलिक अधिकार में अब जुड़ गया है, जो आपको 2005 में बना था, ये आर्टिकल 19 में जोड़ा गया है। उसके बाद बात किए थे, ठीक है, आर्टिकल 21 की बात किए थे, जिसमें बोलते हैं प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। उसी में आपको शिक्षा का अधिकार भी जोड़ा गया था आपको, जिसमें 21 के ए में जोड़ दिया गया, ठीक है। तो ये सब बेसिकली चेंज किया गया था हमारे संसद के द्वारा ही। उसके बाद आपका 33 से 35 खत्म हो गया, आपका 35 तक ही बेसिकली हमारा था मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार यहाँ तक पूरी तरह से कवर हो चुका है। अब कुछ बातें करते, ठीक है, ये सब बेसिकली क्या हमारा ये सब मौलिक अधिकार है। अब देखिए, मौलिक अधिकार इसको हम नहीं बोल सकते ना, हड़ताल। आपको हड़ताल करने का अधिकार बेसिकली नहीं है, हम इसको मौलिक अधिकार नहीं बोलेंगे। देखिए, प्रोटेस्ट करने का मतलब ये होगा, ठीक है, मान लेते हैं सरकार कुछ अपना बिल लाती है, कुछ बनाते हैं नियम, हम उससे असहमत हो सकते हैं, हम उससे डिसएग्री कर सकते हैं। तो उसके लिए आप ठीक है काम कीजिए ना, आप शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट कीजिए। आप उसके लिए चक्का जाम नहीं कर सकते ना, उसकी वजह से आप मान लेते ठीक है ट्रैफिक पे पहुंच गए, आप रोड पे पहुंच गए और गाड़ी को जाम कर देते, इसकी वजह से दूसरों का भी तो मौलिक अधिकार खत्म होता है ना। आप सिंपल समझिए, मौलिक अधिकार आपके पास भी है, लेकिन आपकी वजह से दूसरे के मौलिक अधिकार में नुकसान नहीं होना चाहिए, तो आप मौलिक अधिकार बोल सकते हैं। तो आप चक्का जाम नहीं कर सकते, हड़ताल नहीं कर सकते। दूसरी बात, आप अनिवार्य रोजगार, आप सरकार से आप ये चीज़ें नहीं कर सकते, ठीक है, मुझे रोजगार आपको देना ही देना है, ये उनका ड्यूटी है। सरकार दे भी सकती है, नहीं भी दे सकती, ठीक है, लेकिन आप ये नहीं बोल सकते हैं कि ठीक है अनिवार्य कर दीजिए कि मुझे आपको जॉब देना ही है, ये आपका मौलिक अधिकार नहीं है। लेकिन जो भी वैकेंसी निकलेगी वो आर्टिकल 16 के तहत आपको मिल जाएगा, एडवर्टीजमेंट आप अप्लाई कीजिए, उसके लायक होंगे तो आपको जॉब मिल जाएगा, ठीक है। दूसरी बात देखिएगा, 15, ये आपको 5 आर्टिकल, ये बेसिकली आर्टिकल 15, 16, आप पहले काम कीजिए। आपका देखिए आर्टिकल 29 और 30, आर्टिकल 29 और 30। आर्टिकल 29 आपका ये बोलता है अल्पसंख्यक के लिए, आर्टिकल 30 बोलता है कि ठीक है वही अल्पसंख्यक अपने लिए कुछ संस्थान खोल सकता है। फिर आपका आर्टिकल 19 हो गया, जिसमें बोला था ठीक है आप भेदभाव करने की बात करते हैं वहाँ पे। 16 आपका बोलता है जॉब पाने का अधिकार, और 19 बोलता है कि ठीक है आपको बोलने की आज़ादी है। ये पाँचों राइट सिर्फ इंडियन के लिए है, बाकी जो ये फॉरेनर हो गए, जो विदेशी लोग इंडिया में आते हैं, उसके लिए ये पांचों राइट बिल्कुल भी नहीं है। ये पांचों फंडामेंटल राइट सिर्फ इंडियन के लिए है। बाकी इसके अलावा जो भी आर्टिकल्स है वो विदेशी के लिए भी है और इंडियन के लिए भी है, ठीक है। उसके बाद ये आपका हो गया मताधिकार, मतलब वोट देने का राइट। वोट देने का राइट आपका मौलिक अधिकार बिल्कुल नहीं है, ये एक पॉलिटिकल राइट है, मतलब ये एक राजनीतिक मतलब अधिकार है। आप सिंपल अप्लाई कीजिए, आपका अगर क्राइटेरिया मैच कर गया, आपका एज 18+ है, तो आप उसके लिए एलिजिबल है। अब कोई बच्चा बोले ठीक है मेरे पास मौलिक अधिकार है, वोट देने का हम भी जाएंगे, तो ऐसा नहीं कर सकता। आपका एज कम से कम 18+ होना चाहिए, तो आप उसके लिए एलिजिबल होंगे। तो मताधिकार भी आपका मौलिक अधिकार नहीं है, ये आपका एक राजनीतिक अधिकार है। ये क्वेश्चन में आ चुका है, ठीक, एग्जाम में। उसके बाद देखिएगा, आवास का मतलब घर होता है। अब ऑब्वियस सी बात है, हर एक को घर चाहिए ना, लेकिन घर लेना मौलिक अधिकार नहीं है।
सरकार कभी सबको दे ही नहीं सकती। सरकार कोशिश कर रही है ना कि ठीक है उसको घर मिले, उसको घर मिले, मतलब जिसके पास घर नहीं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का मानना है ठीक है हम इसको मौलिक अधिकार मानेंगे। सरकार को चाहिए कि कम से कम इसको मौलिक अधिकार में जोड़ दे ताकि हर एक पर्सन को रोड पे नहीं रहना पड़े, हर एक पर्सन को खुद का अपना एक घर हो। तो सुप्रीम कोर्ट मानती है ठीक है ये मौलिक अधिकार होना चाहिए, अभी हुआ नहीं है, ये सिर्फ सुप्रीम कोर्ट मानती है। लेकिन सरकार सिर्फ कोशिश कर रही है ताकि हर एक पर्सन को घर मिल जाए। ठीक है, तो मेरी बात आप यहाँ पे समझ गए, 33 से 35 तक आप समझ गए। चलिए अब लेते हैं क्विक रिवीजन ताकि आपको पूरा फंडामेंटल राइट्स मतलब मौलिक अधिकार एक बार आपको थोड़ा सा ओवरव्यू आपको मिल जाए। ठीक है, देखिए संविधान के भाग 3 में आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक हमारा दिया गया मौलिक अधिकार। ठीक है, 12 आपका सिंपल बोलता है परिभाषा, राज्य की परिभाषा। राज्य कहने का मतलब वो सारी चीज़ें, वो सारी व्यवस्थाएं, चाहे बिजली बोर्ड हो, चाहे ONGC हो, चाहे आपका ये एयरपोर्ट विभाग हो, जो अपने लिए खुद का एक नियम बना सकते हैं, हम उसको बोलते हैं बेसिकली राज्य। तो राज्य की परिभाषा और मौलिक अधिकार की परिभाषा आपको आर्टिकल 12 में ही दिया गया है। 13 आपका बोलता है डेरोगेशन, मतलब आपका मौलिक अधिकार कुछ हद तक कम भी कर सकते हैं, ये आपको उसमें लिखा गया। ठीक है, बेसिकली हमारा मौलिक अधिकार 14 से लेकर 32 तक शुरू होता है। ठीक है, तो आप याद रखिएगा 14 से शुरू होगा आपका आर्टिकल 32 तक जाएगा। ये हमारा टोटल मिला के हमारे पास 7 फंडामेंटल राइट्स हैं, जिसमें पहला आपका आता है समानता का अधिकार। ये हमारा आता है आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक। आर्टिकल 14 ये बोलता है कि हम हर एक पर्सन कानून के सामने बराबर है, मतलब इसको बोलते हैं विधि के सामने समानता। इसमें 20% कौन से था, ब्रिटेन का, 80% था USA का। उसमें सिर्फ इतना बोला गया ठीक है हर एक पर्सन कानून के सामने बराबर है सिवाय प्रेसिडेंट और गवर्नर के। ठीक है, आपका 16 बेसिकली 15 आपका बोलता है ठीक है किसी भी पर्सन के साथ भेदभाव नहीं हो सकता है, धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, वंश के नाम पे, या किसी भी पर्सन के साथ किसी ढंग का भेदभाव नहीं कर सकते। 16 आपका बोलता है ठीक है सबको मौका मिलेगा जॉब पाने का, जिसको बोलता है लोक नियोजन का अधिकार। 17 आपका बोलता है कि ठीक है अनटचेबिलिटी का एवोल्यूशन, मतलब आप छुआछूत खत्म हो जाएगा। 18 आपका बोलता है हम इसको बोलते हैं ठीक है टाइटल आप कोई भी पर्सन यूज नहीं कर सकता सिवाय जो आपके आर्मी ऑफिसर्स के रैंक हो गए, आप उसके अलावा कोई भी पर्सन अपना टाइटल नहीं रख सकता। ठीक है, इससे कहीं के डिस्क्रिमिनेशन का एक सिंबल जाता है। ठीक है, तो ये आपका 14 से लेकर 18 तक आपका हो गया, जिसको बोलते हैं समानता का अधिकार। फिर आपका 19 से लेकर 22 तक हम इसको बोलते हैं राइट ऑफ फ्रीडम, मतलब स्वतंत्रता का अधिकार। 19 आपका बोलता है, एक सेकेंड, 19 आपका बोलता है सिंपल सी बात है ठीक है आपके पास टोटल मिला के 7 आज़ादी हैं। पहला आपका हो गया बोलने की आज़ादी, दूसरा आपका हो गया ठीक है आप सभा बना सकते हैं, लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा सभा बनाने के चक्कर में आप हथियार के साथ नहीं जा सकते ना। ठीक है, तो पहला बोल सकते हैं, दूसरा सभा बना सकते हैं, तीसरा आप संगठन बना सकते हैं, चौथा आप कहीं पे बस सकते हैं, सॉरी घूम सकते हैं, पाँचवा आप कहीं पे बस सकते हैं, छठा आप संपत्ति खरीद सकते हैं, और 7वां आपका हो गया आप कहीं पे भी बिजनेस कर सकते हैं। इसको बोलता है आर्टिकल 19। 20 आपका बोलता है दोष सिद्धि में संरक्षण। 21 आपका बोलता है ठीक है आपके पास प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है, मतलब इसको बोलते हैं लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। और 22 आपका हो गया गिरफ्तारी में संरक्षण। ये आपका हो गया जिसको बोलते हैं स्वतंत्रता का अधिकार। फिर आपका आता है बेसिकली 23 से लेकर 24, इसमें सिर्फ 2 ही आर्टिकल है, हम इसको बोलते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार। 23 आपका बोलता है ठीक है आप बेगारी नहीं करवा सकते हैं किसी से, आप किसी को बंधुआ मजदूर नहीं बनवा सकते हैं। ठीक है, और बच्चों को फैक्ट्री में नहीं लगवा सकते हैं। 24 आपका बोलता है कि जिस बच्चे का एज 14 साल से कम है आप उसके साथ किसी भी तरीके का काम नहीं करवा सकते। ये आपका आर्टिकल 23 से लेकर 24 था। फिर आपका आता है धर्म को मानने का अधिकार, जो आपका आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक आता है। 25 आपका बोलता है कि कोई भी धर्म आप मान सकते हैं। 26 आपका बोलता है ठीक है उस धर्म को मानने के लिए आप कोई भी रीति रिवाज कर सकते हैं, मतलब कुछ भी आप एक ऑर्गेनाइज व्यवस्था में आप संगठन बना सकते हैं। ये आपका एक सामूहिक आपका एक अधिकार होगा। 27 आपका बोलता है कि ठीक है आपका टैक्स फ्री रहेगा, मतलब जो भी आप धार्मिक काम कीजिएगा उस पर टैक्स फ्री रहेगा। 28 आपका बोलता है सरकार कोई भी ऐसा काम नहीं करेगी अपने पैसे से जिसमें एक धर्म का कहीं के प्रचार हो। सरकार धर्म के लिए कोई भी काम अपने पैसे से नहीं करेगी, आप वो खुद से कीजिए। ठीक है, ये आपका आर्टिकल 28 हो गया। 29 30 बेस के लिए आपका आता है, इसको बोलते हैं शिक्षा संस्कृति का अधिकार। 29 बोलता है बेसिकली अल्पसंख्यक के लिए जो पर्सन धर्म के नाम पे बेसिकली एक आपका हो गया भाषा संस्कृति के नाम पे जो आपका होता है माइनॉरिटी उसकी बात करता है। 30 आपका बोलता है ठीक है वो जितने भी अल्पसंख्यक है वो अपने लिए खुद का एक संस्थान भी खोल सकते हैं ताकि अपने डेवलप कर सके वो। ठीक है, फिर आपका आता है ये 31 आपका संपत्ति का अधिकार था जो खत्म हो चुका है। ठीक है, ये आपका आर्टिकल 300 के कॉम में रखा गया, यह एक अब लीगल राइट है। ठीक है, उसके बाद 7 आपका आता है जिसको बोलते हैं आर्टिकल 32, ये आपका हो गया संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यही आपको जिसको बोलते हैं संविधान की आत्मा, यही आपको सारे मौलिक अधिकार की प्रोटेक्शन करता है और इस चीज़ की गारंटी लेता है कि कोई भी पर्सन तुम्हारा मौलिक अधिकार नहीं छीनेगा। तो 32 तक समझ गए। और 33 आपका बोलता है ठीक है आपका मौलिक अधिकार कुछ हद तक कम भी कर सकते हैं मिलिट्री के लिए
एक आपका स्पाई गुप्तचर के लिए। अच्छा, मैंने इसका एग्जांपल नहीं दिया था, जो आपका गुप्तचर है इसका एग्जांपल आपको रॉ वाला मिल जाएगा। रॉ का बेसिकली हिंदी होता है, सॉरी इंग्लिश फुल फॉर्म होता है, इसको बोलते हैं रिसर्च एंड एनालिसिस विंग से बोलते हैं। ये हमारे इंडिया का रॉ है। जैसे आपका पाकिस्तान का ISI होता है, इजराइल का एक आपका मोसाद होता है, तो उससे हर एक कंट्री का अपना अपना एक ग्रुप होता है जो खुफिया एजेंसी की तरह पे काम करते हैं, ठीक है। फिर आपका 34 आपका हो गया, जिस एरिया में मार्शल लॉ लगा है उस पर्सन, वहाँ के जो लोग हैं उसका मौलिक अधिकार भी कुछ हद तक कम कर सकते हैं। और 35 हमारा बोलता है कि जो आपका मौलिक अधिकार है उसका नियम सिर्फ संसद ही बनाएगा, उसके अलावा कोई भी नहीं बना सकता, ठीक है। मुझे उम्मीद है मैं आपको फंडामेंटल राइट्स पूरी तरह से समझाने में एबल हो पाया हूँगा, ठीक है। चलिए हम शुरू करेंगे नेक्स्ट सेशन में DPS पे। मुझे उम्मीद है आपको इसमें ही बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ कीप सपोर्टिंग। गुड नाइट।